जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित हमने विशेष सीरीज स्टार्ट की है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी से संबंधित है कि उत्तराखंड जो आपका राज्य है वे भारत में कहाँ अवस्थित है और उसका आसपास का क्षेत्र किस तरीके से भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसमें क्या क्या आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हमने कल चर्चा की थी आपका भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन के तहत आपका जो उत्तराखंड राज्य है उसको 8 भागों में बांटा गया है, यानी आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है आपका उसको 8 भागों में बांट कर देखा गया है, ताकि वहाँ की दृष्टि से अगर भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो वहाँ पर खेती किस प्रकार होती है, आपका वहाँ पर संसाधन क्या है आपके, इस तरीके से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी ये जो क्विक रिवीजन स्टार्ट हुआ है विशेष सीरीज़ का, ये आपका मेंस के पेपर में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी फैक्ट नहीं छूटा है जो आपको अलग कहीं से देखना पड़ेगा। आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए तो आपका ये मेंस के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल हमने 4 पॉइंट पे चर्चा कर चुके हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। हम 4 क्षेत्रों पर चर्चा कर चुके हैं जो भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण एक तरीके से भूमिका निभाते हैं। अब हम आज चर्चा करते हैं आपका एक तरीके से दून क्षेत्र। दून क्षेत्र क्या होता है, दून क्षेत्र में क्या क्या भूमिका है, किस तरीके से आपका ये महत्वपूर्ण है उत्तराखंड राज्य के लिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए। कहते हैं कि शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, यानी जो आपकी शिवालिक श्रेणियाँ हैं उसके उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में, वही मिडिल साइड में मिडिल हिमालय के दक्षिण में, अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाए जाने वाली प्राय 24 से 32 किलोमीटर की चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक की ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। यानी जो आपका एक तरीके से घाटियां हैं वो चौरस और क्षैतिज अवस्था में होंगी। चौरस और क्षैतिज अवस्था में जो एक तरीके से भाग होता है उसको दून या आपका द्वार कहा जाता है। ये आपको पहले क्लियर करना है कि दून क्षेत्र किसे कहते हैं और आपका द्वार क्षेत्र, द्वार को ही दून कहा जाता है। यानी चौरस और क्षैतिज घाटियाँ जो भी होंगी वे आपका दून क्षेत्र कहलाएंगी। जिस तरीके से हम नाम जानते हैं कि देहरादून जो है इसी नाम के तहत पड़ा है कि वहाँ पर इस तरीके की घाटियाँ हैं, वो चौरस और क्षैतिज अवस्था में हैं ताकि वो मध्य भाग आपका दून की भांति कार्य करता है। उसी से आपका नाम पड़ा कि देहरादून। उसी को समझते हैं कि देहरा से देहरादून बना है आपका। वही कोठारी या चोखम जिसको पौड़ी बोलते हैं, वही पतली एवं कोट जिसको नैनीताल बोलते हैं, पछवा, पूर्वी, चंदी व हर आदि राज्य के अन्य दून क्षेत्र हैं। यानी देहरा जो है आपका यहाँ पर दून लगा है, फिर देहरादून ये भी दून क्षेत्र है। कोठारी व चोखम जो कि पौड़ी क्षेत्र है वो भी आपका दून क्षेत्र है। नैनीताल है वो भी आपका दून क्षेत्र है। इस तरीके से सारे आपके दून क्षेत्र हैं। वही इन दूनों यानी द्वारों या घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध आपका द्वार है, यानी दून है। यानी 75 किलोमीटर आपका लंबा है, वहीं 24 से 32 किलोमीटर आपका चौड़ा जो दून क्षेत्र है वो आपका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी के नाम के आधार पर आपका देहरादून आपका जिला पड़ा। इस घाटी में धान की जो फसल है बहुत अच्छी होती है, यानी देहरादून आपका जिला जो है वहाँ पर उस दून में धान की फसल सर्वश्रेष्ठ मात्रा में सर्वाधिक उपजाऊ होती है और बहुत अच्छी उसकी पैदावार होती है। वहीं इस क्षेत्र से प्रवाहित आसन, सुसवा आदि नदियाँ लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती हैं। यानी जो दून क्षेत्र है आपका वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ आपके अवसाद आते हैं। कहते हैं कि अवसाद ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते, लेकिन इस क्षेत्र में जो भी अवसाद आते हैं वो ज़्यादा आपके उपजाऊ होते हैं। वही इन दून क्षेत्रों की भूमि काप निक्षेपों से ढकी तथा समतल धरातल युक्त नमन घाटी है। वहीं यहाँ गहन कृषि की जाती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने से यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। कि देहरादून जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर मानव जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे से भी कृषि करते हैं। अच्छे से कृषि करने का तात्पर्य ये है कि जब कृषि कर रहे हैं तो वहाँ पर संसाधन अच्छे हैं, तभी आपके जो
जातियाँ हैं या फिर जनजातियाँ हैं, फिर लोग हैं जितने भी, वो वहाँ पर निवास करते हैं। वहीं दून घाटियों में भूस्खलन की घटना अधिक होती है। ये भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं। दून क्षेत्र में गर्मी तापमान आपका 29.40 से 32.80 सेंटीग्रेड तथा जाड़ों में आपका 4.40 से 7.20 सेंटीग्रेड तक रहता है। अच्छा खासा आपका तापमान रहता है कि आपका बर्फबारी भी देखने को मिलती है एक तरीके से। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। आपका दून क्षेत्र जो है वहाँ पर वर्षा आपकी 200 से 200 एक तरीके से 50 सेंटीमीटर की होती है। ये तो रहा आपका दून क्षेत्र का वर्णन। दून क्षेत्र का वर्णन जो कि हमारे भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से आपका 5वें नंबर का वर्णन है। ये तो आपका एक तरीके से द्वार यानी दून भी बोलते हैं इसको, द्वार भी बोलते हैं। अब आपका 6 पॉइंट है आपका लघु एवं मध्य हिमालय क्षेत्र, जो कि भौतिक विभाजन का ही भाग है। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, ये क्षेत्र पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा वृहद हिमालय के दक्षिण, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून आदि 9 जिलों में पूर्व पश्चिम तक विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। यानी लघु या मध्य हिमालय जो कहाँ कहाँ आपका फैला हुआ है, वे जो ये ज़िले बताए गए हैं ना, इन जिलों में आपका लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। 9 जिलों में बताया गया, 9 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी भाग में आपका लघु व मध्य हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं कि लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर की बीच। लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियाँ राज्य में विभिन्न एक तरीके से होते नहीं कि विभिन्न तरीके के डांडों के रूप में विभाजित होती हैं, एक तरीके से बांधों के रूप में विभाजित होती हैं। आपका लघु हिमालय क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 6 नंबर का है आपका, क्योंकि यहीं से एक तरीके से बनने वाले प्रश्न आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो लघु हिमालय है उसमें और भी कौन से फैक्ट्स बन रहे हैं आपके, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बीच में कहीं पठार तो कहीं नदियाँ हैं। आपका जो लघु मध्य हिमालय क्षेत्र है उसके बीच में कहीं तो पठार है, कहीं नदियाँ हैं, जैसे कि देवबंद, गागाटिब्बा, रीबा, मसूरी, झंडीधार, चायना, मूसा का कोठा, लोकडिब्बी, सुरकांडा, चंद्रवंदनी, चंद्रचाल, हटकुंडली, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, बिनसर, दीपा, द्रोणीगिरी, उताइन, रानीखेत मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ये जो हैं आपके मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ। आप अच्छे से इनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी मध्य हिमालय की श्रेणियाँ हैं ये। फिर लघु तथा एक तरीके से कह सकते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र के श्रेणियों पर आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अर्थात हिम का आंचल भी कहा जाता है। यानी इस तरीके से कहते हैं ना हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर हिम का यानी आपका बर्फ़ का ज़्यादा एक तरीके से भूमिका रहती है। वहीं लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। वहाँ पे जीवाश्म नहीं होते हैं, लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कायंत्री चट्टानों से हुआ है। यानी लघु व मध्य हिमालय का जो निर्माण है वे आपका वलित व कायंत्री चट्टानों से हुआ है, कि हर तरीके की अग्नि चट्टानें होती हैं एक तरीके से, ठीक है, और भी कायंत्री चट्टानें भी होती हैं, वलित चट्टानें भी हैं, उनसे वलित व कायंत्री चट्टानों से आपका मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कि काल की दृष्टि से ये पर्वत यानी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र जो पर्वत हैं प्री कैम्ब्रियन या पैलियोजिक काल के चट्टानों से बने हैं, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों से यानी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के श्रेणी की विभिन्न स्थानों से कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। खनिजों में आपका तांबा है, आपका ग्रेफाइट है, जिम्पस है, आपका मैग्नेसाइट है, आपका इस तरीके से मिलते हैं। अल्मोड़ा में मिलते हैं, पौड़ी गढ़वाल में मिलते हैं,
पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा में अधिकतर आपके मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के जो खनिज पदार्थ हैं वे पाए जाते हैं। इस श्रेणी के दक्षिणी ओर के ढाल तेज है, जबकि उत्तरी ढाल मंद है और वनों से आपके ढके रहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि लघु व मध्य हिमालय का ढाल किस तरीके से है। ये दक्षिण की ओर ढाल तेज है, वहीं उत्तर की ओर ढाल मंद है और वनों से ढके हुए हैं। पूरे आपके लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र पूरा ढका हुआ है। उसी तरीके से इस हिमालय से यानी लघु हिमालय से सरायू, आपकी रामगंगा, लदिया, नयारा, मंडल आदि कई नदियाँ निकलती हैं जो 1000 मीटर से अधिक गहराई की घाटियों में बहती हैं। वहीं कुमायूं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल या झील पाए जाते हैं, जैसे नैनी, नौकुचिया, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल या भीमताल। इस तरीके के आपके ताल पाए जाते हैं, यानी झील भी पाई जाती हैं। वहीं जाड़े में इस श्रेणी के हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ तापमान शून्य के नीचे पहुँच जाता है, यानी लघु हिमालय मध्य हिमालय में जो तापमान है शून्य के नीचे पहुँच जाता है, लेकिन इसके निचले भाग का ताप कुछ अधिक रहता है। यहाँ यानी वर्षा काल में यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक आपकी होती है। 160 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है वे लघु व मध्य हिमालय में आपकी होती है। आपको कुछ फैक्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि विशेषता के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका ये फैक्ट है और इससे वाला जो आपका फैक्ट रहा है कि नदियाँ कौन कौन सी हैं एक तरीके से, और आपका ये वाला फैक्ट ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ गर्मी में ये क्षेत्र बहुत सुहावना रहता है। ये जो आपका क्षेत्र है लघु व हिमालय, गर्मी में आपका बहुत ज़्यादा सुहावना रहता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वह 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस समय यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। इस क्षेत्र में राज्य के लगभग आधे लोग रहते हैं। राज्य के लगभग आधे लोग यहीं रहते हैं आपके लघु या मध्य हिमालय में। वहीं आपके इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोड़धारी संघन वन मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग वन आच्छादित है, यानी लघु और एक तरीके से लघु मध्य हिमालय का कितने परसेंट क्षेत्र वन आच्छादित है, आपका 45 से 60% भाग वन आच्छादित है, यानी वन से घिरा हुआ है। ये भी आपका फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। इन वनों में आपका बांज, खरसो, चीड़, फर, देवदार, साल, सरो आदि वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये दो फैक्ट आपके एक तरीके से बनते हैं कि उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी अगर प्रश्न बनती है तो ये दो फैक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। वहीं इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कुल्लू में ठच, कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी जो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टनमर्ग है, ये पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि अधिकता में आपका हरा चारा अच्छे से मिलता है ताकि पशुओं के लिए वे एक तरीके से बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। वही कहने का तात्पर्य है कि मानव निवास तथा कृषि की दृष्टि से भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र? लघु तथा मध्य हिमालय क्षेत्र आपका मानव की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं यहाँ अधिकांश मिट्टी पथरीली है, फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे नदी घाटियों तक कृषि की जाती है। यहाँ पर अधिकांश जो आपकी मिट्टी है पथरीली है, लेकिन तब भी यहाँ पर अच्छे से कृषि की जाती है कृषि की दृष्टि से, क्योंकि जितनी मिट्टी है चाहे कम हो या ज़्यादा हो लेकिन उपजाऊ है। वहीं पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर आपकी खेती की जाती है। वहीं घाटियों में धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, सब्जियों की खेती की जाती है। देखिए आप यहाँ जो आपकी मिट्टी है पथरीली है, लेकिन कृषि की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद ये धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, सब्जियाँ अच्छी मात्रा में यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में अलकनंदा घाटी ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा मक्का के लिए। अलकनंदा जो घाटी है चुआ जो ज्वार होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है, वहीं अल्मोड़ा आपके मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का के लिए। झील वाले क्षेत्रों में
झीलों के किनारे किनारे सब्जियों तथा खाद्य यात्राओं के लिए खेती की जाती है। खाद्य यात्राओं के लिए एक तरीके से खेती की जाती है। इस क्षेत्र में यानी लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि 2500 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किए जाते हैं। आपका 2500 मीटर की ऊंचाई तक ये आपके सेब, नाशपाती है, चेरी, अखरोट है, आपके पैदा किए जाते हैं। ये तो रहा आपका लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र का वर्णन। यहाँ से आपका एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। आप 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ कि यदि आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया या प्री के लिए या मेंस के लिए, तो आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आपका 7वां जो विभाजन है उसकी चर्चा करते हैं। 7वां विभाजन है आपका वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। आपका वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र किस तरीके से पर्वतीय भाग या उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर, ये आपको स्थिति याद रखनी है कि लघु हिमालय के बाद क्या आता है, वृहद हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र। उत्तर और टॉन्स हिमालय के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। पहली पॉइंट ये है कि आपको अवस्थिति याद रखनी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत को वृहद या उच्च आंतरिक या महा या मुख्य हिमालय कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री यानी हिमाच्छादित होने के कारण कहा गया था। वृहद व उच्च हिमालय क्षेत्र को आपको हिमाद्री भी कहा जाता है। उसी तरीके से उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई 4500 से आपका 7817 मीटर तक है, जो कि नंदा देवी तक है। ये श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टेहरी, एक तरीके से टेहरी गढ़वाल है आपका, उत्तरकाशी है, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों यानी आदि 6 जो पूर्वी पश्चिमी जिले फैले हुए हैं, वहाँ तक आपका ये उच्च व वृहद हिमालय क्षेत्र आपका फैला हुआ है। क्योंकि इतने दूर फैलने के बावजूद ही हम इसको कह रहे हैं कि वृहद हिमालय क्षेत्र। यहाँ महा हिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी, गंगा आदि नदियों के द्वारा कई खंडों में विभक्त किया जाता है। यानी वृहद आपका या उच्च हिमालय क्षेत्र है, इन गंगा यानी इन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। इन क्षेत्रों को आपको विभाजित किया जाता है। और कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक में एक से अधिक श्रेणियाँ हैं, यानी इन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को आपको विभाजित कर रहे हैं। विभाजित करने के बाद इतने क्षेत्रों में विभाजित करना है, तो इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एक से अधिक ज़्यादा श्रेणियाँ हैं, एक से अधिक श्रेणियाँ हैं। जिस प्रकार हम श्रेणियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे बंदरपूछ में एक से अधिक श्रेणियाँ कौन सी, बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री में है, एक तरीके से आपका यमुनोत्री में। वहीं गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा आपकी श्रेणियाँ हैं। कामेट, गौरी व मांडा आपकी श्रेणियाँ हैं। वही नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूला, नंदाकोट आपकी श्रेणियाँ हैं एक तरीके से। वहीं पंचाचूली आपकी है और कोटी, संग, टांग आदि आपकी श्रेणियाँ हैं। इसी तरीके से आगे समझते हैं कि इस क्षेत्र यानी वृहद हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद जो ग्लेशियर हैं वो प्लाइस्टोसिन युग के हैं, प्लाइस्टोसिन युग के हैं। युग के आपके हिम आच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जो यहाँ आपके हिमालय क्षेत्र हैं वो बताते हैं कि जो किस युग के हैं, वे आपको इस तरीके से विस्तारित रूप से वर्णन बताते हैं। उनके साक्ष्य इकट्ठा करने पर वो कहते हैं कि हम एक तरीके से प्लाइस्टोनो युग के हम एक तरीके से गठित पर्वत हैं। वही इन हिमनदों को हिमानिया, वरी बर्फ नदियाँ व बमक आदि नामों से बैंक से भी जाना जाता है। इन्हीं से अनेक नदियों का जन्म हुआ है। जो भी हिमनद है उनसे भी अनेक नदियों का जन्म हुआ है। इस पर्वत श्रेणी का लगभग यानी आपका वृहद या उच्च हिमालय श्रेणी का लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला है, कटाफटा है, जो कि कई पंखाकार उपनीतियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो वृहद व उच्च हिमालय क्षेत्र है ना, वे लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला है, कटाफटा है, जो कि कई पंखाकार की उप आकृतियाँ बनी हुई हैं और मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। वहीं इस श्रेणी की चट्टानें 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। इसके गर्भभाग में ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यह आपका फैक्ट याद रखने योग्य इम्पॉर्टेंट है कि जो बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र है
उसमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उसमें ही पार्श्व भागों में रूपांतरित एवं अवसाद प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आपको ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका याद रखने का। वहीं वृद्ध व उच्च हिमालय क्षेत्र में श्रेणियों में अनेक दर्रे व गिरिजाद्वार पाए जाते हैं। मतलब अनेक दर्रों को आपका गिरिजाद्वार कहा जाता है। उसी तरीके से जानते हैं कि ये अत्यंत ठंडा होता है। जो आपका उच्च व बृहद हिमालय क्षेत्र है वह अत्यंत ठंडा होता है। यहाँ की चोटियाँ वर्ष भर आपकी बर्फ से ढकी रहती हैं। वहीं निचले क्षेत्रों का तापमान कुछ अधिक होता है। वहीं शीतकाल में यहाँ हिमपात अधिक होता है, जिसके कारण काफ़ी भाग बर्फ से आपका ढक जाता है, बर्फ से ढक जाता है। वहीं ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में आपकी वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र में आपकी अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर जो मानसून हवाएं हैं वे पर्वतों से टकरा कर खूब वर्षा करती है। जो मानसून हवाएं चलती हैं वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वृहद हिमालय क्षेत्र है, तो वे उनसे टकराएंगी तो ऑब्वियसली है कि आप वर्षा ज़्यादा ही करेंगी। कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ने के कारण वर्षा से वंचित रह जाता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसा होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ताकि पर्वतों से ढका हुआ होता है, उधर बादल नहीं पहुंच पाते हैं, तो वर्षा वहाँ पर नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में यानी वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र में 12 से 13 हजार फीट ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव मिलता है, जबकि निचले भाग में 12 से 13 हजार से या 10 हजार फीट तक कुछ घासें और झाड़ियाँ पाई जाती हैं और 10 हजार फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार आपके नुकीले पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। नुकीले पत्ते वाले वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये बर्फ़ बहुलता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बर्फ़ जो है पेड़ों पर रुके नहीं, इसलिए अधिकतम जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ मिलता है वहाँ पर नुकीले पत्तों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें फर, सरो, चीड़, साल, सागौन आदि के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। वहीं वृहद हिमालय क्षेत्र में के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार, अल्पाइन, पाश्चार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में स्थित है। आपकी वृहद व उच्च हिमालय क्षेत्र में आपकी फूलों की घाटी स्थित है। वहीं वृहद हिमालय के मूल निवासी और कठोर परिश्रमी भोटिया लोग यहाँ की घाटियों में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। यानी आपके भोटिया लोग हैं और यहाँ के कठोर परिश्रमी जो लोग हैं वो गर्मियों में आपके अच्छे से कृषि करते हैं। गर्मी के 4 महीनों में जो मड़वा, गेहूं आदि की थोड़ी बहुत पैदावार कर लेते हैं। गर्मियों में अधिकतर एक तरीके से कृषि होती है यहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ कम होता है। यहाँ के निवासियों यानी वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र के जो निवासी हैं का प्रमुख कार्य पशुपालन है। आपका यह इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का जो व्यवसाय भी हो पशुपालन की तरह ही आपको पशुपालन पर ही निर्धारित होगा। इसके अलावा ऊनी, हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि संबंधित व्यवसाय भी होते हैं। पशुपालन इनके यहाँ का प्रमुख कार्य है। उसके साथ ही साथ हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि संबंधी आपका बिजनेस भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं। वहीं गर्मियों में 10 हजार फीट से ऊपर के क्षेत्रों के अल्पाइन चारागाहों में भगीरथी तथा अलकनंदा नदी घाटियों से जाड़, मार्चा तथा तोलचा आदि भोटिया तथा धौली, गोरी, काली नदियों के शोका व जोहर आदि भोटिया अपने पशुओं को लेकर आते हैं कि यहाँ पर आपका अच्छे से चारण एक तरीके से चराई कर सके। ये जो टॉपिक रहा आपका जो भौगोलिक विभाजन के तहत ही आपका जो वृहद व उच्च हिमालय क्षेत्र है 7 पॉइंट रहा है, ताकि हमने आपके जो 8 भागों में बांटा था हमने 7 पॉइंट कवर कर लिए हैं। आपका जो लास्ट पॉइंट है आपका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को टीबियान भी कहा जाता है, टीबियान क्षेत्र कहा जाता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक तरीके से स्थान है। यहाँ यानी ट्रांस हिमालय में महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो आपका महा हिमालय बताया है अभी, वृहद हिमालय उच्च हिमालय से भी ऊपर एक तरीके से दृष्टि एक तरीके से है, उसके ऊपर उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत के कुछ तिब्बत यानी चीन के नियंत्रण में है। ट्रांस हिमालय का कुछ भाग आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय का कुछ भाग आपके चीन के अंडर में या चीन के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र की यानी ट्रांस हिमालय क्षेत्र की आपकी चौड़ाई 20 से आपकी 30 किलोमीटर, ऊंचाई 2500 से आपकी 3500 मीटर की आपकी ऊंचाई है। चौड़ाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर की आपकी ऊंचाई है। इस
क्षेत्र की पर्वतीय श्रेणियाँ आपकी जो जेस्कर श्रेणी कहा जाता है, यानी आपका ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं आपकी जास्कर श्रेणियों में आती हैं। वहीं जेलगुखगा, माड़ा, नीति, चोरहोती, दमजल, छलछल, किंगारी, बिंगारी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तो हमारा रहा भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन को हमने 8 भागों में बांटकर देखा था, जिसमें कि हमने सबसे पहले चर्चा की थी गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भावार क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र हमने चर्चा कर चुके हैं, वृद्ध या उच्च हिमालय क्षेत्र। अब लास्ट था आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मेंस की दृष्टि से भी। अब आगे हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की जलवायु पर। उत्तराखंड की जलवायु का क्या प्रभाव है पूरे राज्य पे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।